बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बंकन विधि से यंग प्रत्यास्था गुणांक y ज्ञात करना। जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है y, इसे हम बंकन विधि से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक डायग्राम ये इस तरह से है। इसमें ये एक दो नुकीले सिरे P और Q हैं। इन दोनों नुकीले सिरे P और Q पर जो है क्षैतिज अवस्था में एक छड़ AB रखी हुई है। एक छड़ AB इन दोनों नुकीले सिरों P और Q के ऊपर रखी हुई है। छड़ AB के मध्य में एक हुक यहाँ लगा होता है। ये हुक लगा हुआ है जिस पर हम क्या करते हैं, भार लटकाते हैं। इस पर ये भार हमने आरोपित किया हुआ है हुक पर, और ये हुक पर लगा हुआ भार इस छड़ को क्या करता है, अवनमित करता है। इस छड़ का अवनमन करता है। इस अवनमन को ज्ञात करने के लिए जैसे हम छड़ पे यहाँ मध्य में भार आरोपित करेंगे, छड़ क्या होगी, मध्य में से अवनमित होगी। तो इस अवनमन को हम जो है उत्पन्न जो अवनमन है, इस अवनमन को गोलाई मापी किसकी सहायता से, ये जो गोलाई मापी है, यहाँ गोलाई मापी लगा हुआ होता है, इस गोलाई मापी की सहायता से हम इस अवनमन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये रहा आपके स्फेरोमीटर, गोलाई मापी, और ये एक स्केल लगा हुआ है यहाँ पर। ये एक विद्युत सर्किट से संपर्कित रहता है। यहाँ एक गैल्वेनोमीटर रहता है और ये इस छड़ से संपर्कित रहता है, प्लस सिरा और माइनस सिरा इधर स्फेरोमीटर से। देखिए कैसे वर्क करता है, कैसे कार्य करता है कि जैसे हम यहाँ भार आरोपित करते हैं, जैसे हमने 500 किलोग्राम का बाट यहाँ लगाया। 500 किलोग्राम का बाट लगाने पर ये जो है छड़ 500 किलोग्राम क्या, 500 ग्राम का जैसे हमने यहाँ बाट लगाया, तो 500 ग्राम का बाट यहाँ लगाने पर ये जो छड़ है मध्य में से क्या होगी, हल्की सी झुक जाएगी। झुकते ही यहाँ से सर्किट बंद हो जाएगा, इसमें से धारा प्रवाह बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में से झुकते ही इसकी जो नोक है ये इसके संपर्क में नहीं रहेगी। संपर्क में नहीं रहते ही यानी कि इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि छड़ में कुछ न कुछ अवनमन हुआ है, और छड़ में अवनमन होने से ही धारा क्या हो गई, बंद हो गई, सप्लाई बंद हो गई। तो गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हम इस स्फेरोमीटर को यहाँ से घुमाते हैं और घुमा करके इसको जो है नीचे की तरफ करते हैं, और हम जितना ये नीचे की तरफ जाता है हम यहाँ पर पाठ्यांक को देख लेते हैं कि पूर्व का पाठ्यांक कितना था और अभी का पाठ्यांक कितना है। दोनों के बीच का अंतर हम फाइंड आउट कर लेते हैं और उससे पता लग जाता है कि जो छड़ है वो कितनी अवनमित हुई है। फिर हम जो है 500 ग्राम की जगह यहाँ भार बढ़ा देते हैं, 1 किलोग्राम भार कर देते हैं। तो 1 किलोग्राम भार करते ही फिर से जो है ये जो इसने इस पॉइंट ने इस छड़ को टच कर रखा था, तो टच करते तो इसमें धारा प्रवाह हो रहा था, तो उसके कारण इसमें विक्षेप आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसमें 1 किलो भार लगाया, वापस छड़ क्या हो जाएगी, और ज़्यादा अवनमित हो जाएगी। तो इसका इस नोब का और छड़ का संपर्क टूटते ही फिर से धारा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो विक्षेप पुनः 0 हो जाएगा। फिर हम इसको स्फेरोमीटर को नीचे की तरफ खिसकाएंगे, तो खिसकाने पर तो ये नोब हम यहाँ से इसको स्फेरोमीटर को घुमाते हैं और नोब को वापस इससे टच कराते हैं। तो छड़ से टच कराने पर धारा इसमें प्रवाहित हो जाती है, वापस से विक्षेप आ जाता है, और हम पूर्व पाठ्यांक और वर्तमान जो पाठ्यांक है दोनों से के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं और पता लगा लेते हैं कि कितनी छड़ अवनमित हुई। इसी प्रकार फिर जो है भार बढ़ाते जाते हैं, 2 किलोग्राम भार कर देंगे, फिर छड़ अवनमित होगी। ये नोब इस छड़ से के संपर्क में नहीं रहते हैं, धारा का मान 0 हो जाएगा, विक्षेप 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम इसका भार बढ़ाते हुए अवनमन अलग अलग कंडीशन पे हम फाइंड आउट करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। तो अवनमन ज्ञात करने के लिए
हम जो है अवनमन के लिए जो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था आयताकार छड़ के लिए वो है, अब ये छड़ आयताकार है तो हम आयताकार छड़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए WL⁴/48YIg। तो यहाँ जो छड़ आयताकार लेंगे तो इसका जड़त्वाघूर्ण BDQ/12 के रूप में लेंगे, जहाँ B इसकी चौड़ाई और लंबाई है और ये इसकी डेप्थ है, इसकी ऊंचाई है छड़ की लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू रखेंगे Ig बराबर BDQ/12। तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू रखी, 12 से 48 कट जाएगा 4 बार। तो यहाँ हमारे पास जो इसका अवनमन का फॉर्मूला बनेगा वो कितना आ जाएगा, WL⁴/4YBDQ के रूप में। अब हमें चूंकि इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक फाइंड आउट करना है तो y बराबर कितना बन जाएगा, यहाँ से y बराबर y को इधर ले लो और डेल्टा को इधर भेज दो। तो y बराबर WL⁴ तो ये इस तरह से हमारे पास जो है एक मेथड है बंकन विधि द्वारा छड़ का अवनमन ज्ञात करने की। तो डेल्टा का मान हम स्फेरोमीटर की सहायता से ज्ञात करते हैं। यहाँ लगा जो स्फेरोमीटर है, इस स्फेरोमीटर की सहायता से हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं और समीकरण में जो सूत्र है इस सूत्र के द्वारा जो है हम छड़ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं सरल उपकरण की सहायता से तार की धातु का प्रत्यास्थता गुणांक का मान ज्ञात करना। सरल उपकरण की सहायता से किसी तार की धातु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, तार की धातु का जो प्रत्यास्थता गुणांक है उसको ज्ञात करना। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान ज्ञात करना। तो यहाँ इस तरह से सरल उपकरण में एक दृढ़ आधार होता है। इस दृढ़ आधार से हम दो धागों की सहायता से दो बराबर मोटाई और बराबर लंबाई की छड़ें इस तरह से बांधते हैं और इन दोनों छड़ों के मध्य में एक प्रायोगिक तार यहाँ इनके मध्य में जो है लगा होता है और इस तरह से जो है इन छड़ों को हम लेते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन में जो होने वाले दोलन हैं ये कहलाते हैं आपके नमन दोलन। ये कौन से दोलन कहलाते हैं, आपके नमन दोलन कहलाते हैं इस सिचुएशन वाले, जिसमें एक जो छड़ों के बीच में जो तार है इस तरह से वक्राकार शेप में लगा रहता है, L लंबाई का तार लगा रहता है और इन दोनों छड़ों को हम एक थीटा एंगल पे इस रेडियस के दोनों ओर थीटा एंगल से बनाते हुए दोनों को लाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो ये दोनों छड़ें ऑसिलेशन करती है और ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हम यहाँ काउंट करते हैं। सरल उपकरण में AB व CD दो आयताकार छड़ें होती है जिनकी चौड़ाई व मोटाई B तो चौड़ाई हो गई और मोटाई डेप्थ कितनी हो गई, D के रूप में होती है। EF लगा एक प्रायोगिक तार होता है जिसकी लंबाई L होती है, जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा था। EF जो है प्रायोगिक तार होता है और उसकी लंबाई कितनी लेते हैं हम, L होती है। जब छड़ों को कोणीय दोलन कराते हैं, छड़ों को हम कोण एक एंगल पर लेते हैं, थीटा एंगल पर दोलन कराते हैं, तो माना कि उस समय आवर्तकाल कितना होता है, T1। तो जब हम छड़ों को नमन दोलन करा रहे हैं, एक एंगल लेकर के दोलन कराते हैं, उन्हें कहते हैं हम नमन दोलन। तो जब हम छड़ों को नमन दोलन कराते हैं तो उस समय हम टाइम ले रहे हैं T1 और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R होती है। तार को बंकन कराने में बंकन आघूर्ण G बराबर y/r इंटू IG के रूप में होता है, यानी कि y/r इंटू IG ये इसका बंकन आघूर्ण हो गया। यदि प्रत्येक छड़ का जो कोणीय विस्थापन है, हमने देखा था ये जो कोणीय विस्थापन है वो कितना है, थीटा, ये तो R हो गई, ये तो उसकी रेडियस थी, इस तरह से वायर हो गया और ये इस तरह से पोजीशन होती है,
छड़ों की। तो ये तो रेडियस हो गई। रेडियस के दोनों ओर जो छड़ें हैं वो थीटा एंगल बनाती है। जो छड़ें हैं ये छड़ों के मध्य बिंदु हो गए। तो मध्य बिंदुओं पर तार लगा रहता है ई एफ पर, ई बिंदु पर ये और ये एफ बिंदु पर तार लगा हुआ है। ये तार इस तरह वक्राकार शेप में आता है। ये रेडियस होगी इस चाप की। तो ये थीटा एंगल इधर, थीटा एंगल इधर, दोनों तरफ थीटा थीटा एंगल बनाती है। तो प्रत्येक छड़ का कोणीय विस्थापन कितना हो गया इस रेडियस से? थीटा एंगल हो तो कितना हो गया टोटल एंगल? 2 थीटा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल ये चाप हो गया यानी कि तार की लंबाई हो गई एल। तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? एल अपॉन आर। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 2 थीटा अपॉन एल यहाँ से बन जाएगा हमारे पास। अब जो है समीकरण 1 और 2 से जो है हम समीकरण 2 से जो है 1 अपॉन आर की वैल्यू हम समीकरण 1 में जहाँ हमें बंकन आघूर्ण ज्ञात करना है जी वहाँ रखते हैं। तो जी इज इक्वल टू वाई 1 अपॉन आर की वैल्यू हमने 2 थीटा अपॉन एल के रूप में रख दी 1 अपॉन आर की वैल्यू और इंटू आई जी। तो जी इज इक्वल टू वाई आई जी अपॉन एल इंटू 2 थीटा। ये हमारे पास पद बनेगा 2 थीटा। चूंकि जी व थीटा की दिशा आपस में विपरीत होती है, किसकी? जो जी है बंकन आघूर्ण और जो कोणीय विस्थापन है थीटा, इनकी दिशा आपस में कैसी होती है? विपरीत होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या किसका चिन्ह आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा, डायरेक्शन विपरीत होने का। तो जी इज इक्वल टू माइनस का 2 थीटा वाई आई जी अपॉन एल। इक्वेशन नंबर 4। अब हम बात करते हैं विक्षेपक बल आघूर्ण की, और विक्षेपक बल आघूर्ण होता है टो। टो इज इक्वल टू आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो आई बराबर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर के रूप में हो गया। तो यहाँ जो हम आई ले रहे हैं वो आई क्या है? प्रत्येक छड़ का जड़त्व आघूर्ण होता है। आई क्या होता है? प्रत्येक छड़ का जड़त्व आघूर्ण। साम्यावस्था की स्थिति में जो बंकन आघूर्ण जी है, साम्यावस्था की स्थिति में जो बंकन आघूर्ण जी है वो बल आघूर्ण टो के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि टो इज इक्वल टू जी, यानी कि बंकन आघूर्ण और बल आघूर्ण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे साम्यावस्था की कंडीशन में। तो दोनों के मानों को हम बराबर करके रख देते हैं। तो माइनस का 2 थीटा वाई आई जी अपॉन एल इज इक्वल टू आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, दोनों को रख दिया हमने। अब हमें जो है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी की स्क्वायर का मान फाइंड आउट करना था। तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आई को इधर भेज देंगे बटे में, तो माइनस का 2 थीटा वाई आई जी अपॉन आई एल। आई जी इज इक्वल टू आई जी जो है तार का ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण होता है। आई जी क्या होता है? तार का ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण। यहाँ आई जी क्या है? तार का ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण होता है। तो आई जी जो है तार का ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण होता है। आई जी इज इक्वल टू पाई आर की पावर 4 अपॉन 4 के रूप में इसका ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 थीटा वाई अपॉन आई एल इंटू हमने आई जी की वैल्यू यहाँ से रख दी पाई आर की पावर 4 अपॉन 4 के रूप में। तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का पाई थीटा आर की पावर 4 अपॉन 2 आई एल, यहाँ ये पद बने। डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का पाई वाई आर की पावर 4 2 आई एल, थीटा को हमने बाहर ले लिया और इस पूरे पद को, कांस्टेंट पद को हमने ओमेगा स्क्वायर से यहाँ व्यक्त किया। इसको हमने किससे व्यक्त किया? ओमेगा स्क्वायर से। इसको हमने ओमेगा स्क्वायर से व्यक्त कर दिया। इनके ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई वाई आर की पावर 4 अपॉन 2 आई एल के रूप में ये पद रहेगा। तो देखिए
जब हम इस माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेंगे तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये एक हमारे पास SHM का इक्वेशन बनता है। अब यहाँ बात करें हम आवर्तकाल की, तो आवर्तकाल T1 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। आवर्तकाल T बराबर कितना होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम, तो T1 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट पाई वाई आर की पावर 4 अपॉन 2IL। तो T1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं तो T1 स्क्वायर बराबर हमारे पास फाइंड आउट होता है 8 पाई IL वाई आर की पावर 4 के रूप में। यहाँ एक पाई से एक पाई हमने कैंसिल कर ही दिया था। y इज इक्वल टू 8 पाई IL अपॉन आर की पावर 4 T1 स्क्वायर। यहाँ यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करने का सूत्र बनता है। अब हम क्या करते हैं, T1 की वैल्यू जो है प्रायोगिक मेथड से फाइंड आउट करके यहाँ रखते हैं। अब बचा जो I है, ये I, इस I का मान जो जड़त्वागुण है, यदि छड़ आयताकार है तो I का मान, इस I का मान m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 12 के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यदि छड़ बेलनाकार है तो I बराबर हो जाएगा m इंटू एल स्क्वायर बटे 12 प्लस एल की पावर r की पावर 4/4 के रूप में। तो इस तरह से यहाँ हम इसका मान, I का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि छड़ आयताकार और बेलनाकार है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 2, दूसरी कंडीशन, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक ईटा ज्ञात करना। हम इसकी सहायता से अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक ईटा को भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए सिचुएशन क्या होती है कि हम एक छड़ को दृढ़ आधार से बांध देते हैं इस तरह से, और इसके मध्य बिंदु E पर जो तार है उसके एक सिरे को कस देते हैं और तार के दूसरे सिरे पर दूसरी छड़ को हम मध्य बिंदु पर कस देते हैं। इस प्रकार दोनों छड़ें कस देते हैं तार से, तो एक छड़ तो कसी हुई रहती है दृढ़ आधार पर और दूसरी छड़ इस तार के दूसरे सिरे पर क्या हो जाती है, लटक जाती है, और ये बीच में जो है EF के रूप में प्रायोगिक तार यहाँ बंधा रहता है। तो यदि छड़ के दोलनों का आवर्तकाल, तो हम इसके जो छड़ है इसके दोलनों का आवर्तकाल निकालें तो T2 बराबर 2 पाई अंडर रूट I अपॉन C, 2 पाई अंडर रूट I अपॉन C के रूप में होता है। एकांक ऐंठन के लिए तार में उत्पन्न बल युग्म ऐंठन गुणांक C बराबर कितना होता है, पाई ईटा R4 अपॉन 2। इसे हमने पहले भी फाइंड आउट किया था। ऐंठन गुणांक के लिए मैंने कहा था पाना R4 अपॉन 2। ये ट्रिक बताई थी, इनको ध्यान में रखनी, पाना R4 अपॉन 2। तो C की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, तो T स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लेंगे अंडर रूट हटाने के लिए, तो T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर I अपॉन पाई एन ईटा पाई ईटा R की पावर 4 इंटू 2L। ये 2L ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास बनेगा T2 स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 पाई I इंटू L ईटा R की पावर 4, यानी कि ये बनेगा T2 स्क्वायर बराबर 8 पाई IL अपॉन ईटा R की पावर 4 के रूप में। तो यहाँ से ईटा हमें फाइंड आउट करना है, तो ईटा इज इक्वल टू 8 पाई IL अपॉन R की पावर 4 T2 का स्क्वायर। इस तरह से ये पद बनता है हमारे पास।
ठीक है। और इस सूत्र की सहायता से हम जो है ईटा का मान निकाल लेते हैं और T2 को यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं इसके एक दोलन में लगा आवर्तकाल। ठीक है, तो इस तरह से अब बात करते हैं पाइसा निष्पत्ति गुणांक की। पाइसा निष्पत्ति गुणांक को हम सिग्मा से के रूप में ज्ञात करते हैं और हम जानते हैं कि y बराबर कितना होता है 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। इनके बीच में रिलेशन है y ईटा और सिग्मा में y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, और एक रिलेशन होता है y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा के। ये y k और सिग्मा में संबंध है, और ये y ईटा और सिग्मा में संबंध है y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा के रूप में। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो 1 प्लस सिग्मा इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 ईटा, तो y अपॉन ईटा इज इक्वल टू वाई अपॉन ईटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2 पाई, यहाँ वैल्यूज रखेंगे तो y अपॉन ईटा तो y अपॉन ईटा का अनुपात हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो y अपॉन ईटा का अनुपात यहाँ y की वैल्यू रखी और यहाँ ईटा की वैल्यू रखी। तो यहाँ देखो 8 पाई आई एल आर की पावर 4 से 8 पाई आई एल आर की पावर 4 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपके पास T2 स्क्वायर और T1 स्क्वायर। तो y अपॉन ईटा इज इक्वल टू T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ y अपॉन ईटा की वैल्यू रखेंगे तो T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर रखेंगे यहाँ। तो 1/2 इंटू T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर का यहाँ पद यहाँ बनता है। अब चूंकि सिग्मा का मान ज्ञात करना है तो एक को इधर भेज दो, तो सिग्मा बराबर T2 का स्क्वायर अपॉन 2T1 माइनस 1 के रूप में हमारे पास इस सिग्मा का मान आता है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेंगे। थैंक यू।